नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। और ये हमारा 9वां चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है यानी पाठ का जो नाम है वो है मेघ बजे फूले कदम। एक कविता है ना, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम लोगों को करना है। लेक्चर की अगर बात की जाए तो मेरा 40वां लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल रहा है, इस पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगा समय से, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कविता जो है हमारी मेघ बजे फूले कदम, ये अपनी कक्षा 7 का पाठ जो है वो हमारा क्या है 9वां है, ठीक है। सबसे पहले आता कहाँ तक है कविता तो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। धिन धिन धा धिनक धनक धा, ठीक है ना, ये करके कविता है पूरी आपकी, ठीक है। इसमें मेघ के बारे में व्याख्या की गई है, तो संदर्भ हमको पता ही है, ठीक है ना। प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे फूले कदम नामक कविता से ली गई है ना। उद्धत की गई का मतलब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ली गई हैं। इनकी रचयिता वैद्यनाथ मिश्र, जो जिन्हें हम लोग नागार्जुन के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम जो है वो है वैद्यनाथ मिश्र जो हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद हमको प्रसन्न लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा क्या, पेपरों में आपको एक पैरा दिया जाएगा कविता का, उसको आपको संदर्भ लिखना होगा और प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। फिर उसकी व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ हमारा एक कविता का एक ही रहेगा, एक पाठ का। प्रसंग की अगर बात की जाए तो ये हमारा जो है प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़, उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण जो है वो किया है, ठीक है ना। चलिए बेटा देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। देखो इसमें जो आपके कवि हैं वो कहते हैं कि दिन दिन दांत और धमक धमक के साथ बादल जो होते हैं वो गर्जना करने लगते हैं। बादलों में बिजली चमक रही है या चमकली है, ठीक है ना। बादलों की गर्जना हुई, मेढक ने बोलना शुरू कर दिया है। धरती पर ऊपरी तले जो है पानी में धुल गया है। कीचड़ भी चंदन जैसे समान लग रहा है, क्योंकि पानी बरसने से जमीन जोतने योग्य हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि जब बरसात हो जाती है पहले, तो उसके बाद ही खेतों में जुताई होती है, मिट्टी जो होती है भुरभुरी हो जाती है, फिर उसको बीज बोया जाता है, उसके बाद खेती की शुरुआत होती है, ठीक है। इस कारहुल का जो आपका स्वागत होने लगा है, ठीक है ना। बादल दिन दिन करके गर्जना करने लगे हैं। तो ये यहाँ तक कि इसकी जो व्याख्या है वो आपको लिखनी है और अच्छे से इसको बेटा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हमारा दूसरा पैरा क्या है, फूले कदम से लेके फूले कदम तक ही हमारा ये दूसरा स्टेंजा है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पद्यांश है वो है। संदर्भ पूर्वत का मतलब आपको पूर्वत नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो पहले आपने लिखा था। यानी कि ये वाला जो पद्यांश है पूरी कविता में यही चलेगा, क्योंकि वही पाठ है, वही कविता है और वही उनके लेखक हैं, ठीक है ना। तो पद्यांश नहीं बदलेगा, तो आप इसमें लिखेंगे ये वाला पद्यांश। एक किताब में जो पद्यांश होता है, एक पाठ में जो किताब बोल रहे हैं, पाठ में जो पद्यांश होता है वो एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। प्रसंग की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर कुछ और बात की गई है, इसलिए प्रसंग आपका बदल जाएगा। यहाँ पर जो कवि हैं, यहाँ पर गलत मिस्टेक टाइपिंग हो गई हमारी, तो यहाँ पर आपको करना है कवि, ठीक है ना। तो यहाँ जो कवि ने सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम्ब का सजीव चित्रण किया, मतलब उन्होंने इस तरीके से उसको मतलब हमारे सामने रखा है कि बिल्कुल सजीव लगता है वो हमको, ठीक है ना। हाँ, व्याख्या क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट के लिए क्षमा करें, ठीक है ना। आपको लिखनी है यहाँ पर व्याख्या। तो सावन के महीनों में कदम्ब के फूल आ जाते हैं, उनकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान जो हैं वो लटकने लगते हैं, है ना। और वह अब भी बरस रहा है, ठीक है ना, आ गए हैं। ललचाई आंखों से पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरस रहा है। मेरा मन कहता है कि कदम्ब पर बैठ जाऊं, कदम्ब फूले हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसका जो पद्यांश है वो, यानी कवि जो है उस पद्यांश में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक कदम का आपने पेड़ देखा होगा, जब वो उसमें बरसात हो जाती है तो उसमें गोल गोल गेंद टाइप की लग जाती हैं। बहुत से बच्चे गांव में उसको खेला करते हैं, जो अंटी, हाँ गोली बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो खेला करते हैं। तो उनकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान जो है वो लटक रहे हैं, ठीक है ना। और बादल जो है वो अभी भी क्या कर रहा है, बरस रहा है। ललचाई आंखों से पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। तो भाई ये हमारा हो गया इसका व्याख्या, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। व्याख्या आपसे कविता की पूछी जाती है पेपरों में, तो ये भी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहला, धरती का हृदय जो है वो धुला और दादरू का कंठ खुला का मतलब क्या है, यानी कि ये इन लाइनों का मतलब क्या है। तो देखिए जो धरती है, धरती का हृदय धुले का मतलब कभी ये कहना चाहते हैं इसमें कि बादलों के बरसने से प्यारी
जो धरा है वो तृप्त हो गई है, तृप्त का मतलब आनंदित हो गई है, ठीक है। धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गया है, ठीक है ना, क्योंकि भूमि जूतने योग्य बन गई है। दादुर का कंठ खुले से मतलब यह है कि बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक जो है वो टर टर करने लगते हैं। आपने देखा होगा बरसात की जो पहली बरसात होती है उसमें मेढक जो होते हैं उसके बाद भी टर टर करते हैं, तो बरसात के जब वो टर टर टरटराने लगते हैं तो समझ लेना कि बरसात हमारी आ चुकी है, ठीक है। खा प्रश्न हमारा क्या है, जाने कब से तू तरस रहा। पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो तू जो है पपीहा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है, वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता है, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखिए। गा प्रश्न हमारा क्या है कि कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से की है। कंदुक से की, कंदुक का अर्थ क्या होता है, गेंद, है ना। जो गेंद जो होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। कदम्ब के फूलों की जो गोल आकृति के कारण उसकी तुलना जो है वो कंदक से की है, यानी कि जो कंदुक होता है, कंदुक का मतलब गोल गेंद। हमने क्या बताया कि कदम का जो पेड़ होता है उसमें जो लगते हैं फल टाइप के लगते हैं, ठीक है ना। कदम की बूंद जो गोल गेंद होती है उसी टाइप के लगते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कंदुक कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हम दूसरे की ओर चलते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि इन पंक्तियों के भाव निकालना है। पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। ये जो दो आपको यहाँ पर लाइनें दी गई, इनका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इसका भाव क्या है कि कवि कहता है, क्या कहते हैं कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है। जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं ना, वो चंदन के समान है, क्योंकि किसानों के लिए भाई खेती बाड़ी जो होती है वही सब कुछ है, ठीक है ना। और जब बारिश नहीं होगी तो बेचारे वो खेती किस में करेंगे, इसलिए जो पहली बारिश होती है ना उसका जो श्रेय है, यानी कि जो मतलब सबसे ज़्यादा इंतजार जिसको होता है ना वो किसान को ही होता है, ठीक है। क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने को तैयार हो रहे हैं, तो उसका जो कीचड़ है ना, भले ही वो कीचड़ हो जाए, मिट्टी तो कीचड़ करेगी, बट उनके लिए वो चंदन के समान है, ठीक है ना। हल का अभिनंदन हो रहा है क्योंकि हल अब चलने वाला है, जोतेंगे खेत को। किसान उसे कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। किसको निकल पड़ते हैं, ये जो आपको यहाँ पर बताया गया हल को, तो हल को लेकर वो निकल पड़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, दूसरा आपको दिए रहे, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो इसका भी हमको अर्थ लिखना होता है। हालांकि आप लोग कविता में पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है ना। फिर भी हम क्वेश्चन है तो उसको करेंगे जरूर। ये पंक्तियाँ जो हैं वो पपीहे की इंगित कर लिखी गई, यानी पपीहे की ओर संकेत करती हैं। क्या कहती हैं कि बादल का कोप नहीं रहता, यानी वह लगातार बरस रहा है ना, और समय समय पे बरसता रहता है, यानी बरस रहा है, ठीक है। लगातार बारिश का मौसम आपने देखा होगा, पता नहीं कब बारिश, कब दिन भर चले, कब 2 दिन चले, 3 दिन चले, है ना। लेकिन पपीहे की प्यास जो है अभी तक नहीं बुझी, वह ललचाई आंखों से जो है वो तरस रहा है। और क्या लिखा, हाँ ये, ठीक है ना। तो आंखों से अभी भी क्या कर रहा है, तरस रहा है, भी स्वाति नक्षत्र के लिए बरसने वाली एक बूंद की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अभी भी जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, किसके बारे में दिया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दें सभी लोग। तो इंगित कर जो पपीहा है ना, पपीहा, इसके लिए पूरी लाइन जो है वो कही गई है, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली एक बूंद के लिए भी वो प्यासा है, अभी भी प्यासा है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, भाषा की बात से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे तक। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, झूले, इनका हमको क्या करना है, तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत क्या हो, इनकी तुक मिले, जैसे खुला का क्या होगा तुकांत शब्द, तो आप लिखेंगे धुला होगा। हरिचंदन का अभिनंदन हो गया, दमक का चमक हो गया, यानी कि जो रिम है ना, रिदम जो है लास्ट के शब्द हैं तुक मिले, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। तो रीता का क्या होगा, बीता हो जाएगा। बरस का तरस हो जाएगा। झूले का भूले हो जाएगा। तो आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इस कविता में जो दिए गए ना वही आपको मन लिखना है इसमें। वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, सीता लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पाठ के अनुसार हमको आंसर देने हैं तो यहाँ पर बीता होगा, ठीक है। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा है। इसमें नाहक शब्द का जो प्रयोग है ना, वो एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें ना उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। ना आगे लगता है, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए हुए हैं ये, ठीक है। तो उपसर्ग, इसमें जो ना का उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो ऐसे उन्होंने ये कहा है कि और भी आपको उपसर्ग ढूंढने हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम पाठ की बात करें तो जैसे अगर पाठ के अनुसार भी अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो ना उपसर्ग क्या है आपके, नादान हो गया, नाराज है,
ना पसंद हो गया, ना लायक हो गया, तो ये इनमें सब में आपको आगे ना आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं शब्दों के। देखिए ये सब में ना लगा हुआ है, तो इसलिए आपके ना उपसर्ग के अन्य वाक्य जो हैं वो उन्हें पूछे गए थे प्रश्न में। तो आपको प्रश्न लिखना है, उसके बाद ये आपको उत्तर करना है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे देखते हैं। बस छोटा सा पार्ट था हमारा और ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में कल आपको दूसरा लेसन जो है वो कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।